दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस के 100 प्रश्नों के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने हूं। इसमें जो है सभी टॉपिक को कवर किया गया है, जो वो डीडीसी हो, सीसी हो, रंगनाथन से रिलेटिव हो, मेलबीडीबी से रिलेटिव हो, यूनेस्को, फीड वगैरह वगैरह सभी टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। इसमें 100 क्वेश्चंस हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको प्रश्न तो बताऊं ही, साथ में एक्सप्लेन भी उसको कर पाऊं कि उससे रिलेटिव क्वेश्चंस कितने बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और दोस्तों, अगर पसंद आए तो जो है वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक तो कम से कम कर ही सकते हैं, शेयर नहीं करेंगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला आज का प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय नियम है। सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का द्वितीय नियम क्या कहता है? देखिए, रंगनाथन ने जो है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को जो है राइटिंग जो है 1928 में कर लिया था, मगर इसे एक पुस्तक का रूप जो है 1931 में दे दिया गया था। उन्होंने जो है 5 सूत्र, जो उनकी रंगनाथन की फेवरेट या प्रसिद्ध बुक आप कह सकते हैं, जिसे पूरे विश्व के द्वारा जो है स्वीकार किया गया है। इसमें इन्होंने पहले सूत्र में कहा कि पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, यानी कि लाइब्रेरी ऐसी जगह पे इस्टेब्लिश होनी चाहिए जहाँ पे जो है पाठक आसानी से पहुँच सके, चाहे वो ग्रामीण हो, स्टूडेंट हो या कोई भी हो। दूसरा उन्होंने लॉ कहा था कि हर पाठक को, यानी कि जो भी व्यक्ति या छात्र लाइब्रेरी में जाता है उसको उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। नहीं तो जो उसे चाहिए, अगर उसकी जगह हिस्ट्री की जगह उसे सोशलॉजी की बुक दे दी जाए तो वह पढ़ना उचित नहीं समझेगा। तो इसका मतलब हर पाठक को उसकी पुस्तक जो है लाइब्रेरी में उपलब्ध होनी चाहिए। तीसरा लॉ उन्होंने कहा था हर पुस्तक को उसका पाठक मिले। लाइब्रेरी में ऐसे पुस्तकों का चयन, यानी कि सिलेक्शन नहीं करना चाहिए जो उपयोग के अकॉर्डिंग न हो। अब आप जो है समझ सकते हैं कि अगर कोई शैक्षणिक विद्यालय है, उसमें जो है आप ऐसी कोई पुस्तक रख रहे हैं जो पाठकों के अनुरूप या छात्र के अनुरूप न हो, तो वह पुस्तक लाइब्रेरी में रखी ही रहेगी। तो इसे जो है तीसरे नियम की जो है अवहेलना होती है। चौथा नियम इन्होंने कहा था कि पाठक का समय बचाए, यानी कि लाइब्रेरी में किसी भी तरीके से छात्र का जो है आपको समय बचाना है, उसके लिए आप कई कामों को कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कैटलॉग जो बनाते हैं, वो भी जो है समय बचाने से ही रिलेटिव है। तो ये 4 लॉ में जो है कैटलॉग आ जाएगा। ओपन एक्सेस सिस्टम 3 लॉ और 4 लॉ दोनों में आता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें हमेशा बना रहता है। और जो है 5वां नियम कह रहा है कि पुस्तकालय एक जीव है, यानी कि ये जो है हमेशा निरंतर बढ़ता रहता है। तो ये ऑर्गेनिज्म, इसको जो है रंगनाथन महोदय ने कहा है। तो ये 5 नियम थे उनके और ये उनकी पहली पुस्तक थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि व्यापार की प्रक्रिया को ठीक करने और पुस्तकालय को जो है पुस्तक आपूर्तिकर्ताओं द्वारा समान व्यवहार का अनुकरण कराने के लक्ष्य के साथ संस्थापित संगठन था। कौन सा संगठन था, इसको देखिए। तो इसमें जो राइट आंसर है गुड ऑफिस कमेटी। ठीक है, गुड ऑफिस कमेटी जो है ये थी। गुड ऑफिस कमेटी होती क्या है? GOC। ठीक है, गुड ऑफिस कमेटी होती क्या है? यह जो है एक शैक्षिक संगठन है जिसका गठन पुस्तकालयों और पुस्तक और पत्रिकाएं उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। यह संगठन पुस्तक विक्रेताओं के लिए उचित मार्जिन, यानी कि लाभ जो है सुनिश्चित करता है और पुस्तकालयों को कुशल सेवाएं जो है प्रोवाइड करता है। यह मुद्रा दरों में बदलाव को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमेशा जो है चेंज होता रहता है, जैसे डॉलर का कभी कम हुआ ज़्यादा हुआ, इस तरीके से होता रहता है ना। तो पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री के लिए जो है रूपांतरण दर को भी निर्धारित करता है, जिससे जो है भारत भर के पुस्तकालयों में पुस्तक खरीद के लिए जो है जो टेंडर निकाला जाता है उसमें जो है सहूलियत मिलती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि शब्द बी स्पीकिंग का अर्थ संदर्भ है। बी शब्द जो है बी स्पीकिंग का संदर्भ है। बी इसकी स्पीकिंग जो है किससे रिलेटिव है? तो ये आपका जो है पुस्तकों के आरक्षण से रिलेटिव है। अब देखिए, ये पुस्तक लाइब्रेरी में आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन होता क्या है? थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आप लोग, अगर नए स्टूडेंट हैं। जो पुराने हैं वो तो जानते होंगे कि आरक्षण से रिलेटिव जो है लाइब्रेरी में किसी जैसे मान लीजिए कि यदि कोई छात्र किसी विशेष पुस्तक को चाहता है और वह पुस्तकालय
में जो है नहीं है, या किसी के पास जो है वह पुस्तक चली गई है, कोई स्टूडेंट लेके चला गया है और वह उस समय नहीं है, तो वह एक जो है नोट्स बना के रख लेता है, और जब वह पुस्तकालय में वह पुस्तक आती है तो जो मांगने वाला स्टूडेंट है उसको वह पुस्तक जो है दी जाती है। यही लाइब्रेरी में बी स्पीकिंग के नाम से इसे जाना जाता है। वह पुस्तक वह पाठक बाद में ले सकता है, यानी कि पुस्तकों का आरक्षण ही बी स्पीकिंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में किस विश्वविद्यालय ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा शुरू किया था। स्नातकोत्तर डिप्लोमा जो है स्नातकोत्तर, तो राइट आंसर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय था ये, यानी कि बैचलर स्नातकोत्तर बैचलर मास्टर की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी थी ये। इसमें ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसे जो है दिल्ली विश्वविद्यालय करिए, क्योंकि स्नातकोत्तर जो है मास्टर डिग्री को कहते हैं और मास्टर डिग्री जो है दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जो है शुरू किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा जो है बैचलर की डिग्री प्रोवाइड की गई थी, ठीक है, और मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा जो है रंगनाथन के द्वारा जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है चलाया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तक एवं समाचार पत्र सपुर्दगी अधिनियम के अंतर्गत दक्षिण क्षेत्र हेतु विधेयक जमाओं का जो है विशेषाधिकार किस जन पुस्तकालय को दिया गया है। सीधा से क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि 4th डिपोजिटरी लाइब्रेरी हैं जिनका नाम क्रमशः जो है साउथ इंडियन में कानीमेरा पब्लिक लाइब्रेरी है 1890, कलकत्ता राष्ट्रीय पुस्तकालय है 1948, और जो है मुंबई रॉयल एशियाटिक सोसाइटी है 1804, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है 1988। ये मैं स्थापना वर्ष भी आपको साथ ही साथ बता दिया। ये 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी हैं, तो यहाँ पे कानीमेरा को आप टिक करेंगे, ठीक है। कानीमेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो है 1890 में जो है इस्टेब्लिश हुई थी। इसकी स्थापना का श्रेय जो है मद्रास, उस समय जो है तत्कालीन गवर्नर जो था वहाँ का मद्रास का, लॉर्ड कानीमेरा था, ठीक है, लॉर्ड कानीमारा है लेकिन कानीमेरा कहा जाता है, जो कि 1886 से 1890 तक वहाँ का गवर्नर था। उसी के नाम पे, उसी की प्रभुता को सम्मानित करने के लिए जो है इस लाइब्रेरी का नाम जो है उसके नाम पे रखा गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डीडीसी में भौतिक हेतु वर्गीकरण संख्या है। भौतिक हेतु संख्या जो है क्या होगा, इसमें ऑप्शन जो है 3 दिया हुआ है 530। देखिए डीडीसी को आप ऐसे नहीं समझ सकते हैं। डीडीसी जो है 10 मुख्य वर्गों में विभाजित है, उसके बाद फिर जो है 100 में है, फिर जो है 1000 में, इस तरीके से करके 3 जो है बहुत मोटी मोटी किताबें हैं। आपने प्रैक्टिकल, जाहिर सी बात है, लाइब्रेरी के स्टूडेंट हैं तो प्रैक्टिकल आपने दिया ही होगा। तो इसे जो है 10 उप विभागों में जो है विभाजित किया गया है, जिसमें भौतिक पूछ रहा है तो भौतिक 530 होगा। डीडीसी में जो है भौतिक को प्राकृतिक विज्ञान और गणित के एक मुख्य वर्ग यानी कि 500 से लेके, यानी कि 500 से लेके 599 के बीच में जो है रखा गया है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग जो है 530 में जो है भौतिक को आरक्षित किया गया है। 530 उपवर्ग भौतिक के जो है विभिन्न पहलुओं को भी कवर करता है, ये भी ध्यान रखिए। एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं यांत्रिक, ऊष्मा, प्रकाश, बिजली और चुंबकत्व, ठीक है, ये भी 530 के अकॉर्डिंग ही आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और डीडीसी जो है शुद्ध अंकन प्रणाली भी है, ये भी ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय इमारत के डिजाइन का आधारभूत नियम है। यानी कि जब आप लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करते हैं, बनाते हैं, मान लीजिए आप लाइब्रेरियन हैं और लाइब्रेरी बनाते हैं स्कूल में या पब्लिक लाइब्रेरी, कोई भी लाइब्रेरी बनाते हैं, तो उसका आधारभूत नियम जो है डिजाइन का क्या होना चाहिए। भविष्य में वृद्धि, 5वां ला, लचीलता भी होना चाहिए, क्षेत्र के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। क्षेत्र के अकॉर्डिंग का ये कौन सा नियम में जाएगा, ये पहले नियम में जाएगा, ठीक है। ये 5 नियम जो है लाइब्रेरी साइंस, उसके अकॉर्डिंग ही आपको लाइब्रेरी जो है बनानी पड़ेगी। तो इसमें जो राइट आंसर दिया हुआ है, राइट आंसर जो है 4 होगा,
क्योंकि देखिए पुस्तकालय भवन न केवल पुस्तकों और संसाधनों को खोजने के लिए बल्कि पढ़ने, अध्ययन करने और गतिविधियों के लिए भी एक आकर्षक और उपयोगी स्थान होता है। इसलिए जो है ये लाइब्रेरी साइंस के चारों नियम, देखिए समय जो है आप लाइब्रेरी के अंदर थोड़ी बचाएंगे। मान लीजिए कि आप किसी गांव में लाइब्रेरी खोल रहे हैं और उसके भवन का निर्माण कर रहे हैं और गांव से ले जाके 10 किलोमीटर दूर खेत में जो है आप लाइब्रेरी खोल देंगे, तो वहाँ पे आपके ग्रामीण थोड़ी जाएंगे। ग्रामीण तो भाई खेती बाड़ी करके या किसानी करके जो है आएंगे तो थके हारे खुद रहेंगे, ऊपर से आप उनको 10 किलोमीटर और दौड़ा देंगे। तो ये क्या होगा, लाइब्रेरी साइंस का पहला नियम की अवहेलना हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लूथर गुलिक ने शब्द दिया था। कल भी इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था। अगर आप ये सीरीज पूरी मेरी देख लेते हैं, इसमें जो है करीब 70 वीडियोस जो है इसके बनेंगे, प्लस जो है 60 वीडियोस जो है बिहार लाइब्रेरी के बनेंगे। अगर ये 60 और यानी कि 130 वीडियो अगर मैं कोशिश करूंगा और भी बनाने की, 130 वीडियो आप देख लेते हैं तो मैं आपको पूरा वादा करता हूं कि आपकी लाइब्रेरी साइंस से सभी डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। तो लूथर गुलिक ने शब्द दिया था, लूथर गुलिक ने जो है शब्द दिया था पोस्ट कार्ब का। ठीक है, पोस्ट कार्ब का आपको एक एक शब्द जो है याद होना चाहिए। पोस्ट कार्ब में सबसे पहले तो आप जो CO है इसको हटा दीजिएगा, क्योंकि CO जो है कोऑर्डिनेशन, यानी कि हिंदी में कहूँ तो उसे समन्वय कहा जाता है। और एक एक शब्द जो इसमें दिया हुआ है ये न जाने कितने एग्जामों में पूछा जा चुका है, आप पूर्व के पेपर को देख सकते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्शन, CO फॉर कोऑर्डिनेशन, R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर बस्टिंग होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। इसे जो है उर्विक के द्वारा लूथर गुलिक और L उर्विक, ये 2 आदमी थे, इन्होंने दिया था। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लूथर गुलिक ही दिया था लिखा हुआ है, लेकिन इसे जो है पोस्ट कार्ब एक जो है प्रबंधन और प्रशासन ढांचा है जिसे लूथर गुलिक और L उर्विक के द्वारा विकसित किया गया था। इसमें 7 आवश्यक कार्य को रेखांकित किया गया है। इसमें 8 अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 8 नहीं, ये 7 ही है। क्यों? क्योंकि CO एक ही शब्द है, जिसका हिंदी में तात्पर्य होगा योजना, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन, समन्वय, रिपोर्टिंग और बजट बनाना। इन कार्यों को प्रबंधन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है, जो संगठन को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद करता है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय के लिए राजस्व का स्रोत है। एक लाइब्रेरी के लिए यहाँ पे किसी लाइब्रेरी का नाम नहीं दिया गया है, या जन लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, शैक्षणिक, ऐसा कोई भी नाम नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर दिया हुआ है सरकारी अनुदान, पुस्तकालय दंड शुल्क, प्रतिलिपि सेवाओं, अनुवाद सेवाओं आदि आय। तो इसमें जो राइट आंसर इसका होगा ये सभी होंगे। देखिए जो है पुस्तकालय के लिए राजस्व का स्रोत उसके प्रकार और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली संस्थाओं पर जो है निर्भर करता है। जैसे शैक्षणिक पुस्तकालय है तो उसको जो है ट्रिपल RLF जो है सहायता नहीं उपलब्ध कराती है। ठीक है, यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है शैक्षणिक पुस्तकालयों को सहायता नहीं देती है। ट्रिपल RLF जो है पब्लिक लाइब्रेरी यानी कि जन पुस्तकालय को ही सहायता प्रदान करती है। तो यहाँ पे किसी भी लाइब्रेरी का उल्लेख न करके सीधा कहा गया है कि कौन सा पुस्तकालय के लिए राजस्व का स्रोत है। तो सरकारी अनुदान होता है। पुस्तकालय दंड, पुस्तकालय में दंड क्या होता है? पुस्तकालय में दंड होता है कि आप लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन ने आपको बुक दिया 1 महीने के लिए, 1 सप्ताह के लिए आप ले जाकर पढ़िए, उसने स्लिप पे चढ़ा दिया कि 1 महीने के लिए इस स्टूडेंट को हमने किताब दे दी। अब वह किताब 6 महीने बाद वापस आ रहा है तो उसे दंड स्वरूप जो है उस पर कुछ कर लगा दिया जाता है, वह भी एक आय का स्रोत ही होता है। प्रतिलिपिकरण सेवाएं जैसे कॉपी, फोटोकॉपी, जैसे कोई बुक है उसको सिर्फ उसी पेज से रिलेटिव चीज़ चाहिए तो फोटोकॉपी चार्ज जो है 2 रुपये 5 रुपये, जो भी लाइब्रेरियन के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी वह चार्ज करे तो वह भी एक आय का मुख्य स्रोत में आएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अनुमान के रूप में भविष्य में दी गई अवधि के लिए अनुमानित आय और व्यय का परिचालन
परिणामों का मद जो है क्या कहलाता है? आय और व्यय, जो हमारे पास आया और जो हमारा खर्च हुआ। घर में जो है आप भी या अब मालिक हो, जो भी हो मैं नहीं जानता, आप जो है अगर पैसा मान लीजिए 10,000 रुपया कमा रहे हैं, 12,000 रुपया खर्च हो जा रहा है, या 10,000 रुपया कमा रहे हैं, 8,000 खर्च हो रहा है, 2,000 रुपया बच जा रहा है, तो उसे आप किस नाम से जानेंगे? यानी कि महीने में हर आदमी का अपना बजट होता है कि इसी हिसाब से, इसी के अकॉर्डिंग जो है हमें एक्सपेंसेस जो है करना है, खर्च करना है, तो उसे हम बजट के नाम से जानते हैं। बजट के बहुत सारे, भविष्य का बजट वगैरह वगैरह ध्यान में रख के, जैसे PPBS है, ZBB है, ये सब बजट बनाने की एक प्रक्रिया है जो कि लाइब्रेरी में इम्पोर्टेंट रहती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ब्राउन चार्जिंग प्रणाली में जो है क्या शामिल नहीं है? ब्राउने चार्जिंग प्रणाली में जो है क्या शामिल नहीं है? देखिए, नीना ई ब्राउन, ठीक है, नीना ई ब्राउन जो है ब्राउन चार्जिंग सिस्टम के जो है जन्मदाता हैं, और 1895 में इस प्रणाली को विकसित किया गया था। और ये जो है बोस्टन पुस्तकालय के लाइब्रेरियन थी, और यह प्रणाली पुस्तकों को उधार देने के लिए जब एक जेब या लिफाफे का जो है उपयोग करती थी, जिसमें उपयोगकर्ता का नाम, एड्रेस और पंजीकरण संख्या रहता था। ठीक है, तो ये नीना ई ब्राउन थी, तो इसमें जो है अंतरण पर्ची को आप करिए। मैंने बताया ना अभी आपको पूरी तरीके से समझाया कि इसमें उधार देने के लिए एक जेब या लिफाफे का उपयोग किया जाता था। ठीक है, अभी आगे देखिए, टोटल आपके डाउट्स जो है इसी में क्लियर करूँगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि DDC में विषयों के ब्रह्मांड को मुख्यतः वर्गों में बांटा गया है। DDC के टोटल ब्रह्मांड को, जितने भी पुस्तकें हैं उनको जो है 10 मुख्य वर्गों में विभाजित किया। पूरे ब्रह्मांड को जो है इन्होंने 10 भागों में बांट दिया है, फिर आगे उपवर्गों में बांट दिया है, फिर अधिक विशिष्ट वर्गों में विभाजित कर दिया है। इस प्रणाली का उपयोग पुस्तकालयों में पुस्तकों को व्यवस्थित रूप देने के लिए जो है किया जाता है। 10 × 10 × 10 में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड को 10 जीरो से शुरू होता है। ठीक है, 000 से शुरू होता है। ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली जन पुस्तकालय किया गया। दिल्ली पुस्तकालय की स्थापना कब की गई, यही क्वेश्चन में जो है पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन 2 को राइट मारिए। 1951 में। देखिए, दिल्ली जन पुस्तकालय की स्थापना तत्कालीन यानी कि उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 27 अक्टूबर 1951 को इसका उद्घाटन किया गया। यह जो है पुस्तकालय संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। क्वेश्चन बहुत ही एक साथ क्लियर करूंगा। स्वायत्त निकाय है, और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना जो है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है, और भारत सरकार की संयुक्त पहल के रूप में जो है की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो है दिल्ली के लोगों को मुफ्त में पुस्तकालय का उपयोग और सूचना जो है प्रोवाइड करना था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है विविध कार्य करने के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला कार्यक्रमों का समुच्चय जो है क्या कहलाता है। देखिए, एप्लीकेशन के बिना जो है कोई भी आप कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि फिड वह निकाय है जो उत्तरदायित्व लेता है। फिड जो है वह निकाय है जो उत्तरदायित्व लेता है, तो ये यूबीसी का लेता है, सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण का। यूबीसी यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी का लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यूबीसी है। ठीक है, लगातार बोलते समय थोड़ा सा त्रुटि हो जाए तो उसे माफ़ करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पुस्तकालय में दस्तावेजों की सूची या इसके एक भाग में संकलन बनाने वाले को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसे पुस्तकालय कैटलॉग के नाम से जाना जाता है। अगला आगे कैटलॉग थोड़ा सा समझिए इसे। लाइब्रेरी कैटलॉग होता क्या है?
तो पुस्तकालय में उपलब्ध सभी सामग्री जैसे किताब हो गई, पत्रिका हो गया, डीवीडी हो गया, होता है ना, डीवीडी का तो अब समय चला गया, लेकिन डीवीडी भी होता है। यह जो है सूची उपयोगकर्ताओं को जो है सामग्री खोजने में मदद देती है और चौथे नियम को जो है पूरा भी करती है। ठीक है, जैसे इसमें लेखक का नाम होता है, शीर्षक होता है, टॉपिक होता है यानी कि सब्जेक्ट होता है, और अन्य एक्सेस पॉइंट द्वारा जो है इसे खोजा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दृश्य श्रव्य पदार्थ पाए जाते हैं। दृश्य श्रव्य पदार्थ पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? तो फिल्म स्ट्रिप्स है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, सीट संगीत है, तो इन सभी में जो है पाए जाते हैं। ठीक है, द्रव्य सभी में पाए जाते हैं। देखिए, दृश्य श्रव्य पदार्थ वे सामग्री होते हैं जिन्हें देखा और सुना जा सके। ठीक है, इसमें वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, मूवीज़ हो गई, टेलीविज़न हो गया, कार्यक्रम हो गया, स्लाइड शो और अन्य इसी तरीके की सामग्री को शामिल किया जाता है जो सुनने और देखने के अनुभवों को एक साथ जो है जोड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बुकमेटिव फ़ोटो चार्जिंग टोकन चार्जिंग है, ये सब क्या है? तो ये सब जो है परिचालन की प्रणालियां हैं। ठीक है, ये सब जो है परिचालन की प्रणालियां हैं। क्या क्या? बुकमेटिव, फ़ोटो चार्जिंग, टोकन चार्जिंग, चार्ज करना, डिस्चार्ज करना वगैरह, ये सब परिचालन, लेन देन की प्रक्रियाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषण प्रक्रिया में जो है बाधक है। तो भाषा भी होता है, आर्थिक स्थिति भी होता है और समय की कमी भी होता है। ठीक है, तो लेकिन मुख्य अगर सिर्फ भाषा दिया हुआ है, ये सब नहीं दिया हुआ है, तो भाषा को आप टिक करिएगा। संप्रेषण में जो है सबसे प्रमुख लैंग्वेज ही होता है, लेकिन आर्थिक स्थिति भी होता है, समय की कमी भी होता है। तो राइट आंसर 4 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सूचना संप्रेषण का अनौपचारिक चैनल जो है कहा जाता है? तो जो है अदृश्य महाविद्यालय, लाइब्रेरी भी अदृश्य शिक्षा का ही एक संस्थान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से नहीं है, निम्न में से जो है नहीं है, कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में जो है लाइब्रेरी एक्ट जो है नहीं है? तो केरल में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, महाराष्ट्र में भी है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो है लाइब्रेरी एक्ट नहीं है। अगला प्रश्न कर रहा है सूचकांक मेडिकस की औधिकता क्या है? सूचकांक मेडिकस की औधिकता क्या है? तो ये मासिक है। सूचकांक मेडिकस पत्रिका का प्रकाशन का जो है, ये सूचकांक मेडिकस जो है एक मासिक प्रकाशन है। यह नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। इसमें चिकित्सा लेखों का एक जो है विस्तृत सूचकांक होता है जो प्रिंट और ऑनलाइन दोनों में उपलब्ध है। इंडेक्स मेडिकस का मासिक प्रकाशन जो है 1960 के से जो है शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मशीन के पठन योग्य रूप में अभिलेखों का संकलन जो है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो डाटाबेस कहलाता है। डाटाबेस कहलाता है। अब डाटाबेस होता क्या है? तो डाटाबेस एक संगठित संग्रह होता है जो डाटा को संग्रहित, प्रतिबंधित और पुनः प्राप्त करने के लिए जो है डिजाइन किया जाता है। यह संरचना जो है जो डाटा को सुरक्षित रूप से रखती है और उसे एक्सेस यानी कि पाने के लिए जो है एक मानक तरीका जो है प्रदान करती है, उसे डाटा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सामयिक विकास पर दस्तावेजों की समीक्षा पर आधारित विषय के अनुसंधान की साधारण दिशा का एक खाता कौन सा संदर्भ स्रोत जो है उपलब्ध कराता है? तो वर्तमान सामग्री कराता ही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एस रंगनाथन के अनुसार श्रृंखला के उपसूत्र हैं। एस रंगनाथन के अनुसार जो है श्रृंखला के उपसूत्र कौन से हैं? तो पहले आंसर देख लीजिए ज़रा। तो राइट आंसर इसका होगा विस्तारण और अधिमिश्रण के घटने का सिद्धांत। ठीक है, देखिए रंगनाथन ने वर्गीकरण प्रणालियों के लिए जो है 5 मूलभूत उपसूत्रों की जो है
सुझाव दिया था। इन उपसूत्रों में से एक पदानुक्रम है जो बताता है कि ज्ञान को कैसे व्यवस्थित किया जाए। पदानुक्रम के उपसूत्र में जो है ज्ञान को व्यापक रूप से विशिष्ट तक जो है, यानी कि व्यापक से विशिष्ट की ओर जो है व्यवस्थित करना ही इस उपसूत्रों का मुख्य कार्य है। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण कब प्रकाशित किया गया। सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण यानी कि यूडीसी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, हिंदी में सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण कब प्रकाशित किया गया था? 1905 में। राइट आंसर 1905 में। देखिए, यूडीसी जो है पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली है जिसका उपयोग जो है दुनिया भर के पुस्तकालयों द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों को व्यवस्थित करने और खोजने के लिए किया जाता है। यह प्रणाली मानव ज्ञान के सभी क्षेत्रों को व्यवस्थित तरीके से दर्शाती है, जिसमें विषय और उपविषय एक सुसंगत तरीके से जो है जुड़े होते हैं। यूडीसी जो है पॉल आउटलेट और हेनरी ला फाउंटेन द्वारा जो है विकसित किया गया था, जो बेल्जियम के ग्रंथ सूचीकार थे। बेल्जियम के ये निवासी थे, पॉल आउटलेट और हेनरी ला फाउंटेन। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज करी, यूडीसी दशमलव वर्गीकरण वर्ष में प्रकाशित किया गया था। थोड़ा सा रुकिए, इसमें जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं ये सभी जो है रॉन्ग है। ठीक है, इसमें जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सभी ऑप्शन रॉन्ग है। यूडीसी जो है 1895 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, पॉल आउटलेट और हेनरी ला फाउंटेन के द्वारा जो है बेल्जियम के सूचीकार थे और 1895 में इसे प्रकाशित किया गया था यूडीसी को। ठीक है, ये रॉन्ग ऑप्शन था। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः सूचना स्रोत की निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। सूचना स्रोत को जो है कितनी श्रेणियों में जो है बांटा गया है? तो दस्तावेजी और गैर दस्तावेजी श्रेणियों में बांटा गया है। देखिए, जो है सामान्यतः जो है सूचना स्रोत को 3 भागों में हम बांटते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक में विभाजित किया जाता है। यह जो है वर्गीकरण सूचना की मौलिकता को स्रोत की निकटता पर आधारित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्क पहली बार विकसित किया गया। मार्क जो है पहली बार कब विकसित किसके द्वारा विकसित किया गया? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा जो है विकसित किया गया। मार्क जो है प्रारूप का विकास लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा जो है 1960 के दशक में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य पुस्तकालयों के बीच कैटलॉगिंग रिकॉर्ड को जो है साझा करना था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तार्किक परिचालन एंड और नॉट द्वारा पहली बार विकसित किया गया। तो ये जो है जॉर्ज बुले थे और एंड और नॉट की शुरुआत जो है 19वीं शताब्दी में हुई थी, जब बुलियन बीजगणित के जनक जॉर्ज बुल ने उसे विकसित किया था। वह बीजगणित के जनक भी कहलाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं और ये खोज से रिलेटिव है, बुलियन लॉजिक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रबंधन में स्प्रेडशीट से क्या अर्थ है? स्प्रेडशीट कॉर्प्स जो है ये क्या होता है, इसको समझिए पहले। इसे जो है समूह भावना कहा जाता है। स्प्रेडशीट कार्प का मतलब होता है समूह भावना। इसका स्प्रेडशीट कार्प से जो है संगठन में कर्मचारियों के बीच जो है समूह सामंजस्य की भावना को स्थापित किया जाता है। यह एक संगठन और कर्मचारियों को एक दूसरे के प्रति जो है वफादार बनाने के लिए महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह समूह के जो है सामंजस्य कर्मचारियों के लिए सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करना जो है आसान बनाता है। यही जो है प्रबंधन के स्प्रेडशीट कर्व का मतलब होता है। देखिए, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोई भी कर्मचारी हो, लाइब्रेरी ही नहीं कहीं का भी कर्मचारी हो, अगर वह अच्छा कार्य कर रहा है तो उसे आप मासिक रूप से जो है या सालाना रूप से आप उसे बेस्ट
वर्कर्स का अवार्ड भी दे सकते हैं। इस तरीके से करके उसे सम्मानित करेंगे तो वह आपके प्रति और भी वफादार बनेगा कि हाँ, उसे जो है, जो उसने मेहनत की है उसे वह सम्मान दिया गया है। लेकिन आज के समय में चापलूसी का ज़माना है, तो जो चापलूसी करेगा उसी को वह सम्मान मिलेगा। यह गुजरे ज़माने की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत हुआ प्रवचन। अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिग्रहण संख्या का अर्थ होता है। अधिग्रहण संख्या का अर्थ होता है एक पुस्तक हेतु अनोखी संख्या। अधिग्रहण संख्या का मतलब यही होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिक समय लेने वाले प्रश्न और एक से अधिक संदर्भ स्रोत का प्रयोग समानतः कहलाता है। अधिक समय जो लेने वाले प्रश्न होते हैं जिसको खोजने में टाइम लगता है, और अधिक संदर्भ स्रोत का प्रयोग समानतः जो है क्या कहलाता है, तो लंबी दूरी संदर्भ, लॉन्ग रेफरेंस सर्विस के नाम से जाना जाता है। लंबी दूरी है ना, लॉन्ग रेफरेंस, यानी कि 30 मिनट से जो ज़्यादा समय ले रहा हो, 30 मिनट से लेके सप्ताह महीने तक लग जाएं जिसको खोजने में, उसे लॉन्ग रेडी रेफरेंस सर्विस कहते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन, अच्छा ये लघु है, यानी कि करंट की बात कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीडी रोम एक है। सीडी रोम जो है क्या है, तो ये भंडार उपकरण है ना, भंडार, इसमें स्टोरेज किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है नेटवर्क और भौतिक के बीच आईएसओ मॉडल की कौन सी परत होती है। कौन सी परत होती है, तो ये डाटा लिंक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्राथमिक रूप से शिक्षा और अनुसंधान हेतु है। इसमें जो है दिया हुआ है प्राथमिक रूप से शिक्षा और अनुसंधान से रिलेटिव है, तो अर्नेट है, एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क। इसका पूरा नाम है एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क। इसमें जो इनफिल्मनेट ऑप्शन दिया हुआ है, ये इनफिल्मनेट गांधीनगर गुजरात में है। 1891 में 1991 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये विश्वविद्यालयों से रिलेटिव है। निक नेट जो दिया हुआ है, ये नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है OCLC, ऑनलाइन पब्लिक लाइब्रेरी है ये, और ये अमेरिका में है। DDC का स्वामित्व जो है इसी के पास है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नई इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका का भाग नहीं है। तो इंसाइक्लोपीडिया में जो है 3 भाग होते हैं। इंसाइक्लोपीडिया में जो है 3 भाग होते हैं, माइक्रोपीडिया, प्रोपीडिया और माइक्रोपीडिया। इसमें जो प्री मीडिया दिया हुआ है ये नहीं होता है। ठीक है, देखिए इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका जो है अंग्रेजी भाषा का विश्वकोश है। अंग्रेजी भाषा का विश्वकोश है, जिसे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका इंक द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। यह अंग्रेजी भाषा के सबसे पुराने और लगातार प्रकाशित होने वाले विश्वकोशों में से एक है, जिसका पहला संस्करण जो है 1759 में स्कॉटलैंड में जो है प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसका पहला संस्करण जो है 1768 में जब प्रकाशित हुआ था, तो इसमें 3 खंड थे। ठीक है, यह विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी देता है, जैसे इतिहास, कला, विज्ञान, साहित्य और संस्कृत। पहले जो है ये प्रिंट के माध्यम से आता था, लेकिन अब यह जो है ऑनलाइन रूप में उपलब्ध है। प्रिंट इसका जो है 2010 में बंद कर दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है CAS क्या है। CAS क्या है, तो करेंट अवेयरनेस सर्विस है ये। ठीक है, सामयिक या नई सूचना के प्रसार की प्रक्रिया। ठीक है, करेंट अवेयरनेस सर्विस में आ जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है OCLC का पूर्ण रूप क्या होगा। तो मैंने अभी बताया था ना, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 में जाइए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेब के एक साइट पर जाने के लिए पटल पर एक दस्तावेज को कहलाता है, क्या कहलाता है, तो होम पेज कहा जाता है ना। होम पेज पे जाइए, देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है नेटवर्क है एक। नेटवर्क जो है क्या है, तो नेटवर्क जो है कंप्यूटर के बीच जो है परस्पर कनेक्शन है। अगर इंटरनेट पूछ दे आपसे, नेटवर्क और इंटरनेट में बहुत डिफरेंट है, वही डिफरेंट है जो पटना और दिल्ली में है। ठीक है, तो इंटरनेट जो है
नेटवर्कों का नेटवर्क होता है, यानी कि विश्व भर में फैले नेटवर्कों का जाल उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यूएसए में पहला पुस्तकालय विद्यालय द्वारा शुरू किया गया था। अमेरिका में जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मेलवी डेवी के द्वारा जो है अमेरिका में शुरू किया गया था। और 1887 में जब शुरू किया गया था पहला पुस्तकालय विद्यालय, 1887 में मिशिगन विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया गया था, मिशिगन। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना के चुनिंदा प्रसार यानी कि एसडीआई की संकल्पना जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो एचपी लुहान के द्वारा। ठीक है, सूचना का चयनात्मक प्रसार की अवधारणा जो है एचपी लुहान, इनका पूरा नाम है हंस पीटर लुहान। इन्होंने जो है 1958 में प्रस्तावित किया था एसडीआई को। ठीक है, कंप्यूटर की मदद से वर्तमान जागरूकता सेवाओं की जो है शुरुआत की, जो व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए जो है प्रासंगिक जानकारी जो है प्रोवाइड करता था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आइसलिक हेतु एक सूचना केंद्र है। आइसलिक जो है किसके लिए सूचना का केंद्र है? बताइए, आइसलिक जो है किसके लिए है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न जाने मैंने 10 वीडियो या 20 वीडियो बनाया है तो करीब मान के चलिए सभी वीडियो में इसको मैंने बताया है। आइसलिक स्पेशल लाइब्रेरी से रिलेटिव है भाई। ठीक है, स्पेशल लाइब्रेरी से रिलेटिव है, तो विशेष पुस्तकालय यहाँ पे दिया हुआ है। इस एसोसिएशन की स्थापना में मुख्य रोल जो है जे साहा, ए.के. मुखर्जी और जीवी घोष का रहा है, जिन्होंने 3 सितंबर 1955 को इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि रंगनाथन के 5 आधारभूत श्रेणियाँ जो हैं व्यक्ति, पदार्थ, स्थान और डैश की संकल्पना का प्रतिपादन किया। मतलब कौन सी है? तो पी है ना, PMEST। ठीक है ना। तो यहाँ पे पी हो गया, मैटर हो गया, स्पेस हो गया यानी कि स्थान हो गया, एनर्जी हो गया। तो यहाँ पे 3 नंबर समय, टाइम की बात हो रही है, टाइम लास्ट में नहीं दिया हुआ है, PMEST की दिया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यूनिसिस्ट है। यूनिसिस्ट जो है क्या है? तो यूनिसिस्ट जो है सूचना के स्थानांतरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है यूनिसिस्ट। अब यूनिसिस्ट जिसका पूरा नाम जो है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सूचना प्रणाली है, यूनिसिस्ट। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली है। यह एक वैचारिक ढांचा है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सूचना के मुक्त प्रवाह को जो है बढ़ावा देने का कार्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट में प्रयुक्त हुए आईसी का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ? यही चीज़ पूछ रहा है। तो तीसरी पीढ़ी में हुआ था। ठीक है, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब को रख लीजिए इस तरीके से। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैककॉल्विन ने पुस्तक चुनाव के सिद्धांत को विकसित किया। मैककॉल्विन ने जो है पुस्तक चुनाव के किस सिद्धांत को जो है विकसित किया है? तो उन्होंने कहा था कि डिमांड एंड सप्लाई, मांग जब हो तभी आपूर्ति जो है करनी चाहिए। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति किसने कहा है? मैककॉल्विन ने। ड्यूरी ने भी दिया है। ठीक है, क्या नाम है, मेलवी डेवी ने भी कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला डिमांड सप्लाई, सीधी सी बात, डिमांड एंड सप्लाई का सिद्धांत किसने दिया है? तो मैककॉल्विन ने दिया है। कॉस्ट की बात अगर कर दे तो मेलवी डेवी ने कहा है। उचित समय की बात कर दे, टाइमिंग की बात कर दे तो ड्यूरी ने कहा है। बात खत्म। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंफॉर्मेशन विंसेज इन लाइब्रेरीज पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है भाई? तो डीजे जी हैं। ठीक है, फास्केट डीजे, साउथ की एक मूवी आई थी ना डीजे, अल्लू, क्या नाम है उस हीरो का? अल्लू करके कुछ है, मुझे नहीं पता।
ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तकालय का दूसरे पुस्तकालयों से उधार लेना जो है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो अंतर पुस्तकालय ऋण सेवा के नाम से उसे जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोथेक नेशनल डैश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। तो बिब्लियोथेक नेशनल जो है ये फ्रांस का राष्ट्रीय पुस्तकालय है, ठीक है। बिब्लियोथेक फ्रांस का है। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रांस। अगला प्रश्न कह रहा है कि ड्यूरी सिद्धांत पुस्तकालय में डैश के में से संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं बताइए? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि बुक सिलेक्शन से रिलेटिव है ये लोग, तो पुस्तक का चुनाव ड्यूरी किससे संबंधित हैं? प्रबंधन से तो कोई मतलब नहीं है, प्रबंधन से तो हेनरी फ्योल हैं, F.W. टेलर हैं, ये लोग प्रबंधन से रिलेटिव हैं, ठीक है। वर्गीकरण से रंगनाथन हैं, मेलवी डेवी हैं, ये लोग हैं। और पुस्तक चयन से जो है मेलवी डेवी भी हैं, ड्यूरी भी हैं, मैककॉल्विन भी हैं, ये लोग हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी एक है, INB क्या है? कल भी शायद ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये आपका नेशनल बिब्लियोग्राफी है, ठीक है। INB एक ऐसा ग्रंथ सूची रिकॉर्ड है जो वर्तमान में भारत में प्रकाशित हो रहे प्रकाशनों की आधिकारिक रिकॉर्ड रखता है। यह राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसमें 14 मुख्य भाषाओं के प्रकाशनों को शामिल किया जाता है। INB जो है 1958 से प्रकाशित की जा रही है और इसे सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय के, कंफ्यूज नहीं होइएगा, राष्ट्रीय पुस्तकालय के सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। अगर CRL आ रहा है ऑप्शन में तो आप CRL करिएगा, दो में से एक ही देगा, या तो राष्ट्रीय पुस्तकालय देगा या तो CRL देगा। अगर CRL और राष्ट्रीय पुस्तकालय दोनों है तो आप राष्ट्रीय पुस्तकालय को मारिएगा, क्योंकि उसके अधीन है ये, और ये ऑप्शन जो है ये क्वेश्चन डिलीट 100% होगा, ठीक है। तो दो में से एक ही ऑप्शन देगा। एक क्वेश्चन और है आगे चल के कि मैं बताऊंगा आगे, चलिए शायद लास्ट में है। इसी तरीके से वो दो लोगों ने एक ही स्टेटमेंट दिया था और वह क्वेश्चन जो है कई एग्जामों में जो है एक ही नाम दिया है और कई एग्जामों में जो है दोनों नाम देके जो है स्टूडेंट को कंफ्यूज करके उस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि समस्त आंकड़े बिंदुओं का मध्य मान होता है। मध्यिका, आप जो स्टूडेंट जो है एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़े होंगे उनको पता होगा कि मध्य मान वगैरह ये सब चीज़ क्या है। तो ये जो है मध्यिका के नाम से जाना जाता है, बहुलक वगैरह उसमें होता है, तो ये मध्यिका होती है। बीजगणित वगैरह पढ़ा होगा ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि व्यवहारिक कार्य पूरे करने के लिए जो है एक कंप्यूटर और इसके सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने की क्षमता है। किसकी क्षमता है? तो कंप्यूटर लिटरेसी इसे कहा जाता है, कंप्यूटर साक्षरता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किस लिए? व्यवहारिक कार्य को पूरा करने के लिए एक कंप्यूटर और इसके सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने की क्षमता कंप्यूटर साक्षरता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बृहत भौगोलिक क्षेत्र पर फैला एक संप्रेषण नेटवर्क जो उपकरणों को जोड़ता है। क्या कह रहा है? एक वृहद यानी कि बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र, बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला संप्रेषण नेटवर्क जो उपकरणों को जोड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे लोकल एरिया नेटवर्क तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वह लोकल एरिया नेटवर्क छोटे एरिया के लिए होता है, ठीक है। तो इसे वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, ठीक है, WAN के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है? ये जो है एक शहर को ही सिर्फ जोड़ता है। लोकल एरिया नेटवर्क एक छोटे से क्षेत्र को जोड़ता है। वाइल्ड एरिया नेटवर्क पूरे देश को कह लीजिए कवर करता है, या देश से बाहर भी इसे कवर करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पुस्तक अनुच्छेद, भाषण, रिपोर्ट, निबंध या अन्य कार्य
की अवधारणा सामग्री का एक संक्षिप्त वस्तुनिष्ठ जो है प्रस्तुतिकरण जो है क्या कहलाता है? तो ये QR कोड कहलाता है। ठीक है, QR कोड के नाम से जाना जाता है। QR कोड आपने देखा होगा ना, इस तरीके से छोटी छोटी लाइनें होती हैं, किताबों में भी होता है, और नीचे जो है अंक होते हैं, उसे QR कोड कहा जाता है। और चाहे कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, किताबें हों, आप पीछे साइड में देखिएगा, या किताब के जो है रीढ़, जिसे रीढ़ की हड्डी किताबों की कहा जाता है, बैक स्पाइन कहा जाता है, उस पे जो है छपा होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निकट रखे एक बार या छोटा लेबल जो कंप्यूटर द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बार कोड ही कहा जाता है। निकट रखे बार का छोटा लेबल जो कंप्यूटर द्वारा जो है पढ़ा जाता है, उसे बार कोड कहा जाता है। बार कोड रीडर एक जो है डिवाइस आता है जो हाथ से चलाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, UGC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1953 में हुई थी। देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना तो 1953 में हुई थी, लेकिन इसे लागू जो है 1956 में एक संसद द्वारा एक अधिनियम बना के इसे लागू किया गया था। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। लागू जो है 1956 में किया गया था, लेकिन स्थापना जो है 1953 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक राष्ट्रीय निकाय जो जन पुस्तकालयों को मुख्य वित्तीय सहायता प्रोवाइड करता है। शुरू के ही क्वेश्चन में शायद मैंने इस चीज़ को आपको बताया था, तो वह था RRLF। ठीक है, इफ्ला से क्या लेना देना है भाई? इफ्ला तो इंटरनेशनल है। NBT जो दिया हुआ है इसमें ऑप्शन, NBT नेशनल बुक ट्रस्ट है, वो तो नेशनल NBT इसका पूरा नाम होगा नेशनल बुक ट्रस्ट, इसे भी ध्यान में रखिएगा ज़रा। और एक ऑप्शन क्या है, NML नेशनल मिशन लाइब्रेरी इसका पूरा नाम है। इससे तो कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न देख कह रहा है कि सामान्य संप्रेषण प्रारूप CCF विकसित किया गया। CCF का विकास जो है यूनेस्को द्वारा किया गया। CCF का मुझे पूरा नाम अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है, रुकिए बता रहा हूँ। कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट होता है CCF का पूरा नाम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोहा सॉफ्टवेयर डैश द्वारा जो है बनाया गया। कोहा सॉफ्टवेयर का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया है, यही पूछ रहा है। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहूँगा, थोड़ा सा आप इसे नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन लेके। जो 59 क्वेश्चन था, एक राष्ट्रीय निकाय जो जन पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, तो RRLF तो करता ही है। ये संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करता है। करंट में अगर आपसे पूछ दे कि RRLF के निर्देशक कौन हैं, तो B शर्मा हैं। B शर्मा ये महानिर्देशक हैं RRLF के। इसे ध्यान में रखिए ज़रूर, क्योंकि ये करंट से है, कुछ भी पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तो कोहा सॉफ्टवेयर जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो एक कैपिटो कम्युनिकेशन, ये न्यूजीलैंड का जो है इसके द्वारा जो है बनाया गया था। इसमें जो है ये ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है, यानी कि ILS है, जिसका उपयोग दुनिया भर के पुस्तकालयों में जो है किया जाता है। यह पुस्तकालयों के सभी पहलुओं को जो है प्रतिबंधित करने के लिए एकीकृत मंच जो है प्रदान करता है, जैसे पुस्तक अधिग्रहण करना, सूचीकरण, संचलन और रिपोर्ट देना। ये कोहा का जो है काम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया से जुड़ा नहीं है? संप्रेषण से जुड़ा कैटलॉग, ये कैटलॉग तो लाइब्रेरी में रहता है ना, जुड़ा नहीं है, तो कैटलॉग जुड़ा नहीं है। बाकी संदेश, ट्रांसमीटर, प्राप्तकर्ता, ये जो है संदेश प्रक्रिया से, संप्रेषण से जो है जुड़े हुए होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वांछित परिणाम प्राप्त करने हेतु एक प्रगतिशील परिचालनों की श्रृंखला कहलाती है। क्या कहलाती है? तो इसे आउटपुट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक तकनीक जो बजट बनाने और निष्पादन
बजट को सर्वोत्तम तरीके से जोड़ती है कहलाती है, उसे क्या कहा जाता है? कल के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था PPBS के बारे में, याद होगा आपको, योजना कार्यक्रम बजट प्रणाली, ठीक है, PPBS, ठीक है, प्रोग्रामिंग प्लानिंग बजट सिस्टम। तो यहाँ पे दिया है ना योजना, यानी कि प्लानिंग बनाओ भाई, थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर देंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक आउटपुट उपकरण नहीं है? नहीं है, आउटपुट उपकरण नहीं है। कीबोर्ड, कीबोर्ड इनपुट उपकरण है। इनपुट आउटपुट होता क्या है? थोड़ा सा, जो हमें दे वह आउटपुट है, जो हमसे ले वह इनपुट है, बात खत्म। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्रांसमीटर को संदेश के बारे में जानकारी का वापस भेजा जाना क्या कहलाता है? प्रश्न को थोड़ा सा समझिए। ट्रांसमीटर को संदेश के बारे में जानकारी को वापस भेजना किस नाम से जाना जाता है? तो फीडबैक के नाम से जाना जाता है। फीडबैक मैं भी आपसे मांगता हूँ, यह बात अलग है कि आप लोग देते ही नहीं हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपसे कहता हूँ ना कि बताइए कि आपको कैसा लगा, कितने क्वेश्चंस आपको सही लग रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, आपको जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वह आपके योग्य है नहीं है। ऐसा कोई भी फीडबैक आप लोग नहीं देते हैं, यही फीडबैक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मॉडम के लिए आता है। मॉडम जो है किसके लिए आता है? तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तकालय नेटवर्क नहीं है? नहीं कह रहा है, ठीक है। तो अर्पानेट ये नहीं है, बाकी इन्फ्लिब नेट है, डेल नेट है, कैलिबर नेट है, ठीक है। ये सभी जो है पुस्तकालयों के नेटवर्क हैं, लेकिन अर्पानेट पुस्तकालयों का नेटवर्क नहीं है। अर्पानेट का नाम होगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। इसका संक्षिप्त रूप है। 1960 के दशक के अंत में अमेरिकी रक्षा विज्ञान द्वारा जो है विकसित एक अग्रणीय कंप्यूटर नेटवर्क था। इसे आधुनिक नेटवर्क का अग्रदूत भी माना जाता है और इसने इंटरनेट प्रौद्योगिकी के विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1960 के दशक में यह जो है अर्पानेट है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्गीकरण प्रणाली नहीं है? नहीं है, तो BC नहीं है, ठीक है, सॉरी, राष्ट्रीय वर्गीकरण नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा था विश्वविद्यालय कार्य का हृदय पुस्तकालय है? किसने कहा था? S राधाकृष्णन ने कहा था, और यही वक्तव्य जो है CD देशमुख ने भी दिया था। मैंने आपको शायद पहले बताया था ना कि एक क्वेश्चन इसमें ऐसा है कि जो दो लोगों ने ये चीज़ कहा था। एक सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता के बारे में मैंने आपको बताया था, INB का प्रकाशन, वह बताया था, और एक यह क्वेश्चन है। इसमें दो एक ही लोग का ऑप्शन आएगा, या तो राधाकृष्णन का आएगा या तो CD देशमुख का आएगा। CD देशमुख जो है उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्वविद्यालयों पुस्तकालयों के लिए सॉफ्टवेयर सोल का विकास जो है किसने किया था? तो इन्फिलिब नेट ने किया था। सोल जो है वर्तमान संस्करण की बात करूं तो 4.0 लॉन्च हो चुका है, ठीक है, काफ़ी पहले ही लॉन्च हो गया है, अभी थोड़ी लॉन्च हुआ है मेरे कहने से। अगला प्रश्न है कि शेयर्स विषय शीर्षकों की सूची पहली बार प्रकाशित हुई थी। शेयर्स विषय की सूची जो है पहली बार प्रकाशित हुई थी 1923 में, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग की भाषा नहीं है? तो इसमें बेसिक है, C++ है, कोबल है, जावा है, बहुत सारे जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है गूगल क्रोमो। अरे भाई, गूगल क्रोमो जो है सर्च इंजन है भाई, गूगल का विकसित है ये, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मद्रास विश्वविद्यालय में 3 यानी कि 3 कार्ड प्रणाली डैश द्वारा शुरू की गई थी। तो रंगनाथन द्वारा त्रिपत्रक का किया गया था, जिसमें चेक कार्ड, रजिस्टर कार्ड, क्लासिफाइड कार्ड, ये 3 कार्ड जो है होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन
2 होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संजय सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। संजय सॉफ्टवेयर जो है किसके द्वारा विकसित किया गया, तो ये डेसी डॉक के द्वारा जो है विकसित किया गया है, यानी कि DRDO की ये संस्था है डेसी डॉक, और संजय जो है CDS IS सॉफ्टवेयर पर आधारित है। CDS IS ये यूनेस्को का है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है कहाँ पर? दोस्तों इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम लाइक तो आप लोग इतना तो कर दिया करो यार। कलकत्ता में है। अगला प्रश्न है कि श्रृंखला प्रक्रिया में विषय अनुक्रमणिका प्रणालियों या विषय शीर्षक से उत्पन्न है क्या चीज़ है? तो ये जो है दस्तावेज वर्ग संख्या, एक दस्तावेज की वर्ग संख्या ही होती है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है ये भी ध्यान में रखिए। 1800 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तकों को वापस पूर्व निर्धारण क्रम में बनाए रखने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? पुस्तकों को वापस निर्धारण क्रम में बनाए रखने की प्रक्रिया को अलमारी संशोधन कहा जाता है। ठीक है, अलमारी संशोधन कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक स्रोत नहीं है? भौगोलिक स्रोत कह रहा है तो मानचित्र भी भौगोलिक में आता है, एटलस भी भौगोलिक में आता है, ग्लोब भी भौगोलिक में आता है, लेकिन इंसाइक्लोपीडिया तो भाई शब्दकोश है ना, तो ये भौगोलिक स्रोत थोड़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक साहित्यिक संगीत नाटकीय और कला के रूप में और सामग्री को प्रकाशित करने और बेचने का विविध रूप से सुरक्षित अधिकार जो है क्या कहलाता है? तो उसे जो है कॉपीराइट ही कहा जाएगा ना भाई। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टोरी ऑफ फॉर चिल्ड्रेन की उदाहरण है, किसका ये उदाहरण है? स्टोरी ऑफ आवर्स फॉर चिल्ड्रंस किसका है? तो ये विस्तारण सेवा का है। अगला प्रश्न कह रहा है फार्मिंटिंग योजना से संबंधित है। फार्मिंटिंग योजना किससे संबंधित है? पहले तो ये समझ लीजिए कि फार्मेंटिंगन योजना जो है होती क्या है। यह जो है एक ऐतिहासिक योजना थी जो अमेरिका शोध पुस्तकालयों द्वारा इसे शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य था कि दुनिया भर में शोध सामग्रियों और प्रकाशनों तक जो है पहुंच सुनिश्चित किया जा सके, चाहे वह युद्धक या अन्य घटनाओं की वजह से होने वाली कोई भी रुकावट क्यों न हो। तो ये राइट आंसर पुस्तकालय सहकारिता। ठीक है, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है मिस्र की पुस्तकें डैश की बनी थी। मिस्र की पुस्तकें, मिस्र से बहुत एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है। तो राइट आंसर पेपायरस। ये पेपायरस होता क्या है? मिस्र की पुस्तकें जो है, जो आदमी मर जाता था वहाँ पे, तो उसके साथ जो है पुस्तकें दफना जाती थी। कहा जाता था कि पुस्तकें आत्मा का मतलब मरने के बाद भी आत्माएं जो है पढ़ती रहें। सोचिए वहाँ का इंफॉर्मेशन उस समय कितनी अग्रणी रहा होगा। यहाँ पे तो अभी भारत में कोई भी लाइब्रेरी एक्ट बहुत सारे राज्यों में तो हुआ ही नहीं है। तो ये पेपायरस जो है नील नदी के किनारे जो है, नील नदी जो उस समय बहुत फेमस थी, अपनी सरस्वती नदी से भी फेमस नील नदी, काफ़ी लंबी नदी है ये। नील नदी के किनारे उगने वाला एक पौधा होता था, साइपरस पेरिसस के नाम से जाना जाता था। इसके तने से बनाया जाता था और यह जो है प्राचीन मिस्रवासियों के द्वारा लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक कागज़ जैसा पदार्थ होता था, कागज़ के ही जैसा होता था। इसे पत्तियों को पतली पट्टियों में काट कर और फिर उसे दबाकर बनाया जाता था, जो एक टिकाऊ और लिखने के लिए उपयुक्त जो है सतह, यानी कि पेज अगर हल्का रहेगा ना तो आप लिख नहीं पाएंगे अच्छे से, लेकिन ये जो है उपयुक्त जो है सतह इसे प्रोवाइड करता था। अगला प्रश्न कह रहा है कि शब्द लाइब्रेरी लैटिन भाषा के लाइबर से निकलता है, जिसका अर्थ होता है। शब्द लाइब्रेरी शब्द लैटिन भाषा के शब्द से निकलता है, जिसका अर्थ होता है एक पुस्तक। ठीक है, एक पुस्तक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक पुस्तकालय जिसमें मशीन द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रारूप में संसाधनों का एक
महत्वपूर्ण अनुपात उपलब्ध होता है जो कंप्यूटर द्वारा प्राप्त किया जा सके वह क्या कहलाता है? तो उसे फिल्म पुस्तकालय कहा जाता है। अगला प्रश्न, आई स्लिप के नाम से जाने जाने वाली एसोसिएशन 1924 में डैश शीर्षक से प्रकाशित हुई। आई स्लिप, ठीक है, किस नाम से प्रकाशित हुई थी? तो ये एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोस के नाम से प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न कर रहा है फिड। फिड केंद्रीय कार्यालय में स्थित है। फिड जो है हेग में स्थित है, द हेग फिड का कार्यालय। अगला प्रश्न है, कलकत्ता के इंपीरियल पुस्तकालय का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? कलकत्ता के इंपीरियल का जो है जॉन मैकफार्लेन था ना, ब्रिटेन निवासी था, वहाँ का असिस्टेंट लाइब्रेरियन था, लेकिन यहाँ पे आके जो है मेन लाइब्रेरियन बना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि भंडार सत्यापन हेतु प्रयोग की जा सकती है? कौन सी विधि? तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिया हुआ है, अधिग्रहण पंजिका, अधिग्रहण संख्या वाले खुली पृष्ठ, एक पंजिका जिसमें अधिग्रहण संख्या हो, ये सभी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि URL का पूरा नाम क्या होगा? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो URL का पूरा नाम होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन 2 में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन सुमेरिया द्वारा विकसित लेखन प्रणाली है। प्राचीन सुमेरिया द्वारा लेखन प्रणाली कौन सी है? तो क्यूनिफॉर्म है। क्यूनिफॉर्म क्या होता है? यह प्राचीन लिपि है जिसका उपयोग प्राचीन निकट पूर्व में कई भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता था। यह लिपि सुमेरियन सभ्यता में विकसित हुई थी और इसका नाम क्यूनिफॉर्म लैटिन शब्द के क्यूनस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पश्य या त्रिकोण। अगला प्रश्न कह रहा है कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विज्ञान तकनीक में सूचना के आदान प्रदान का नेटवर्क जो है कौन है? एशिया की बात कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 में है, ASTINFO है ये। इसका तात्पर्य होता है एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है सूचना और अनुभवों को आदान प्रदान करने के लिए एक क्षेत्रीय नेटवर्क है। यह तकनीक यूनेस्को समर्थित नेटवर्क है, ठीक है। यह जो है यूनेस्को के द्वारा समर्थित है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी संसाधनों को प्रोवाइड करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंस्डॉक का विस्तार है। इंस्डॉक का यहाँ पे पूरा नाम पूछ रहा है, तो ये पहला ही ऑप्शन सही है, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इंस्डॉक का पूरा नाम होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नेटवर्क चार्जिंग प्रणाली अमेरिकी लाइब्रेरियन द्वारा बनाई गई। यहाँ आज जो है 2 प्रश्न, तीनों आ गए हैं इसमें। नीना ई ब्राउन थे, त्रिपत्रक था और ये नेटवर्क, तीनों इसमें सम्मिलित मैंने कर दिया है। तो ये जॉन कॉटन दाना थे, ठीक है। नेटवर्क चार्जिंग प्रणाली जो है जॉन कॉटन दाना के जो है शुरू किया गया था और ये अमेरिकन लाइब्रेरियन थे। यह प्रणाली जो है 1900 के आसपास में पब्लिक लाइब्रेरी में पेश की गई थी। नेटवर्क या पुस्तकों के जारी करने और वापस लेने की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है और इसे व्यापक रूप से इस्तेमाल भी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पर्ट है। पर्ट क्या है? पर्ट का पूरा नाम भी पूछता है, कार्यक्रम मूल्यांकन और समीक्षा तकनीक, ठीक है। प्रोग्रामिंग एवल्यूएशन रिव्यू टेक्निक के नाम से इसे जाना जाता है। यह तकनीक परियोजना प्रबंधन की एक तकनीक है और इसे 1950 में अमेरिकी नौसेना द्वारा जो है विकसित किया गया था, 1950 में। तो राइट आंसर मारिए ऑप्शन 3, कार्य विश्लेषण, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 कार्ड प्रणाली किसके लिए उपयोग की जाती है? तो ये आवधिक पत्रिकाओं और अधिग्रहण और नियंत्रण हेतु की जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रंथालय वर्गीकरण योजना द्वारा संयोजित की गई थी, किसके द्वारा जो है की गई थी? तो H.E. बिल्स है ना, H.E. बिल्स द्वारा जो है की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक स्रोत
नहीं है, तो शब्दकोश जो है प्राथमिक स्रोत की श्रेणी में नहीं आता है, जबकि सम्मेलन पत्र, पेटेंट्स, अनुसंधान रिपोर्ट ये सभी आते हैं। छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए दोस्तों, 5800 प्रश्न उत्तर की सीरीज मात्र जो है 200 रुपये में आप दे के ले सकते हैं और अपनी तैयारी को आप अग्रणी रूप से जारी रख सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन निकलने में ज़्यादा समय अब नहीं रह गया है। तो आप ले सकते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो उसे 100 रुपया देके आप ले सकते हैं। 300 रुपये में आप दोनों क्वेश्चनों को ले सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस कार्य करती है, कैसे कार्य करती है? तो परिणाम उत्पन्न करने के लिए। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक मेरा साथ दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद आपका।